मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब इसमें एक्सरसाइज में हमको ये पता लगाना है कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन होगी और बोला जाएगा कि भैया चेक करो ये कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग है, उसको मारो गोली। पहले सबसे एक बेसिक सी चीज़ देखते हैं। यहाँ से एक फंक्शन लेता हूँ मैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ठीक। और इसी के साथ एक फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, दोनों फंक्शन है। अच्छा, डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है जो वैल्यू आप x की जगह पुट करते हैं। तो मैंने कहा भैया इन फंक्शन में x की जगह वैल्यू पुट करिए, तो आपने 1 पुट किया तो आंसर कितना आया? 1 प्लस 1 कितना आया? 2। आपने 2 पुट किया, आंसर कितना आया? 3। आपने 3 पुट किया, आंसर कितना आया? तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे वैल्यू को आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्या हो गया ये? जैसे जैसे आप फंक्शन की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू, वैसे फंक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ रखो भाई, x की जगह 1 तो आंसर कितना है? 0। x की जगह 2 तो आंसर कितना आया? -1। x की जगह 3 तो आंसर कितना आया? तो आप देख रहे हैं आपने वैल्यू तो बढ़ाई बट आंसर क्या हो रही है? डिक्रीज़। आंसर जो फंक्शन की वैल्यूज़ आ रही है वो क्या आ रही हैं? माइनस में। तो ये क्या हमारे डिक्रीज फंक्शन है। तो ऐसे ही इंक्रीज फंक्शन और डिक्रीज फंक्शन है। ये बहुत ही बेसिक सा एक एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए। एक्चुअली में इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या है और डिक्रीजिंग का मीनिंग क्या है। जहाँ पर x की वैल्यू आपने कुछ भी रखी, फंक्शन अगर इंक्रीज़ हो रहा है, आगे की तरफ अप्रोच कर रहा है, बढ़ रहा है, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर अब जो पढ़ेंगे क्लास 12th में, उसमें इंक्रीजिंग फंक्शन भी 2 टाइप के पढ़ेंगे, एक इंक्रीजिंग फंक्शन और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, फिर एक डिक्रीजिंग और एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, समझते हैं ये क्या होते हैं, समझते हैं ये क्या होते हैं। तो जैसे अगर मैं आपसे बात बोलूं कि इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, समझना एक बार। आपके बुक में कुछ इस तरीके से दिया गया होगा, इस तरीके से इस तरीके से कि इंक्रीजिंग फंक्शन दिया होगा। अभी मैं केवल बना रहा हूँ, समझाऊंगा, इधर प्रूफ तक बताऊंगा, चिंता मत करना। ऐसा कुछ आपके बुक में दिया गया होगा और आपके बुक में दिया गया होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जब मैं ये वाला साइन यूज़ करूँ आप समझ जाना इंक्रीजिंग का कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके बुक में जो एक ग्राफ दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक, अच्छा, और ये बोला गया है कि इंक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग क्या है? एफ डैश एक्स, मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, वो क्या है? 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है। इसमें क्या है? 0 से बड़ा है। ऐसी कुछ बातें आपके बुक में लिखी गई हैं। तो जल्दी से समझते भाई ये सब है क्या चक्कर। प्रूफ करेंगे हम लोग समझेंगे यार ये सब है क्या एक्चुअली में, और ये कहाँ नीचे 0 के इक्वल लगा दिए, यहाँ इक्वल का साइन नहीं। और एक चीज़ बता दें, एनसीईआरटी अब पता नहीं जो नया एडिशन आया वो सही होके आया या अगर पिछली जो एनसीईआरटी की बुक्स में एग्जाम्पल कुछ गलत दिए गए हैं और उनका जो कंसेप्ट समझाया गया है ना वो उनका बहुत अपर लेवल का है। आप एकदम देसी तरीके से आपको समझाएंगे कि एक्चुअली में ये सब क्या दिया गया है। बुक का मेथड पढ़ के देखना, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, हमें तो आया नहीं और ना मैं बच्चों को ऐसा पढ़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को सिंपल चीज़ से समझाया जाए। ठीक है, तो जब कोई भी टीचर जब बच्चों को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ाता है ना, तो बड़ा ही एक प्यारा सा एग्जाम्पल है साइन एक्स का। साइन एक्स फंक्शन के ग्राफ से आपको सारे टीचर समझाएंगे। अपने स्कूल में भी देखना या यूट्यूब वगैरह कहीं पर याद देखना, तो यही होता है। क्यों होता है उसको समझो, उससे बच्चों को बहुत ही प्यार से समझ आता है साइन एक्स का। मैं नहीं उठाऊंगा आज। अब देखो, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। क्या हम लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। 11th क्लास में बड़े प्यार से हमने सीखा था। ठीक है, तो इस तरीके से
कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी आती है भाई साहब, 1 पे जाती है, तो ये +1। और लोएस्ट वैल्यू किस पे आती है, थोड़ा सा नीचे हो गया, चलो यहाँ पे कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, -1। यस और नो। अब एक बात समझेंगे, आप इस O पॉइंट पर हैं और ये टॉप पॉइंट है इसका मान लो A, और ये पॉइंट है मैंने इसका मान लो B, और ये इसका लोएस्ट पॉइंट मैंने दे दिया C, और ये पॉइंट मैंने दे दिया D। अच्छा, आपको पता है कि ये 0 होता है और ये क्या होता है, π/2 होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है भाई साहब, पाई होता है, और ये हमारा क्या होता है, 3π/2 होता है, और ये हमारा 2π होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपको प्रूफ बता रहे हैं ये सब क्या चक्कर है। आप O पॉइंट पर हैं और O पॉइंट से आप चढ़े, आप चढ़ रहे हैं चढ़ते A पॉइंट तक पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहीं पे भी फंक्शन डाउन हुआ है नहीं हुआ है, आप चढ़ते जा रहे हैं मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही आप A पर पहुंचे, आप रेस्ट में आ गए। अब A पॉइंट पे फंक्शन ना तो इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज, A पे तो रुका हुआ है ना भाई साहब, ठीक है। फिर जैसे ही A के राइट में गए, फिर आप डाउन में आ रहे हैं, तो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक बात सुनो, पहले एक बात सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 0 से लेके π/2 तक फंक्शन इंक्रीज हुआ है, आप बोले हाँ जी बिल्कुल हुआ है। फिर मैं बोलूं π/2 से पाई तक फंक्शन डिक्रीज हुआ है, हाँ जी बिल्कुल हुआ है। फिर मैं पूछूं 0 से लेके पाई तक क्या हुआ है, तो आप बोलोगे कि फंक्शन इंक्रीज भी हुआ है और फंक्शन डिक्रीज भी हुआ है। तो इसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं, अगर कभी क्वेश्चन ये आता है कि 0 से लेके पाई तक आपका ये फंक्शन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, तो आपका आंसर होगा नीदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीज और ना डिक्रीज। यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यार आप क्या बात कर रहे हो, यहाँ तक तो इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ, साफ साफ बोल दो। लेकिन नहीं, अगर वो पूरे एक इंटरवल की बात करता है तो इसको ना तो इंक्रीजिंग में माना जाएगा ना इसको डिक्रीजिंग में माना जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल सा लिख के आएंगे कि 0 से लेके पाई तक फंक्शन क्या हुआ हमारा, ना तो इंक्रीज ना ही डिक्रीज। पहली चीज़ समझ। अच्छा जी, अब देखो आपको जो ये सारी बातें बताएंगे उसको समझेंगे बहुत प्यार से। ग्राफ देख के आपको साफ साफ दिख रहा है कि 0 से लेके पाई तक फंक्शन हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आप 0 से लेके a तक 3-4 पॉइंट लो आपको समझाने के लिए। जब प्रूफ हुआ था तो उन्होंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट लिए थे, अभी 1-2 पॉइंट लेके दिखाते हैं। एक पॉइंट सपोज मैंने ले लिया ये a, और एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे मान लो 2 पॉइंट ले लिए। अच्छा, अब मैंने इस पॉइंट से कहा, मैंने कहा एक टेंजेंट ड्रॉ करो, कुछ इस तरीके से गया टेंजेंट, ठीक है। मैंने कहा भाई साहब इस ए पॉइंट पे ड्रॉ करो टेंजेंट, तो इस तरीके से गया। ऐसे कई सारे पॉइंट लिए गए थे, ठीक, ओके। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये एंगल एक्यूट होगा, पक्की बात है। हमको ये पता है कि ये एंगल एक्यूट होगा, मतलब 0 से 90 के बीच में होगा, देखकर पता लग रहा है। उन्होंने तो कई सारे एग्जाम्पल लिए थे, हम केवल 2 के थ्रू से आपको समझा रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो जो ये हमारा एक टेंजेंट है, टेंजेंट, इसको मैंने कहा ये 1 है और ये टेंजेंट 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंजेंट 1 का स्लोप बताओ, तो फॉर्मूला क्या था स्लोप का, टेन थीटा। क्या था बताओ ना यार, टेन थीटा था ना। अच्छा, थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से 90 के बीच में होगी। अब क्या होगी ये तो नहीं पता, लेकिन 0 से 90 के बीच में होगी। तो 0 से 90 पे टेन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। टेन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो क्या मैं आपसे बोल सकता हूँ कि टेन थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, कब से, 0 से लेकर 90 तक, यस और नो। समझो बात को, ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है मान लो, लेकिन होगा तो 0 और 90 के बीच में, देखकर पता लग रहा है, देखने से पता लग रहा है, क्योंकि 90 एंगल ये होता है और जब ये जा रहा है तो पक्की बात है एक्यूट होगा ये, ठीक है। और एक्यूट होगा तो ये पक्की बात है कि 0 से लेकर 90 तक टेन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। आप दिखा लो, 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3, पॉजिटिव है ना। तो मतलब 0 से, क्या हम लोग टेन थीटा को स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बोलते हैं, बताओ ना यार, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बोलो। और स्लोप ऑफ अ टेंजेंट को ही चैप्टर 5 में क्या बोला गया, dy/dx। क्या बोला गया है, dy/dx बताता क्या है, स्लोप ऑफ अ, और स्लोप ऑफ अ टेंजेंट को f' भी तो बोलते हैं dy/dx को,
यस और नो? तो एफ डैश एक्स की वैल्यू किससे बड़ी हो गई? क्या चमका? ये भाई साहब मैं प्रूफ बता रहा हूँ, आप केवल इतना याद रख लो, प्रूफ आपसे कोई नहीं पूछ रहा, केवल नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है बस, ये आप केवल इतना याद रख लो। अब समस्या ये भी आएगी ना सर ये दो क्या है, अब देखेंगे एक एक करके आएंगे। अभी मैं इंक्रीजिंग बोल रहा हूँ, अभी मैं स्ट्रिक्टली का अब नहीं समझा रहा हूँ, जब एक चीज़ समझाए थे एक एक करके आएंगे। अच्छा जी, अब ए पॉइंट से लेके पाई तक फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। चलिए जी, कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर ले लो, चलो अब इसका निकालो टेंजेंट, मैंने ड्रॉ किया ये। अब एक से ही समझा देते, समझ जाना, ये जो एंगल है पक्की बात है ऑब्ट्यूज होगा, पक्की बात है भाई साहब क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। तो अगर इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है m बराबर tan थीटा, और यहाँ जो थीटा आएगा वो पक्की बात है 90 से क्या होगा? बड़ा। अब समझ जाओ 90 से बड़ा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में tan किसका होता है? नेगेटिव होता है। तो पक्की बात है यहाँ पे tan थीटा क्या होगा? 0 से कम, मतलब एफ डैश एक्स। तो डिक्रीजिंग में क्या होता है? उनका आंसर 0 से कम आता है। ठीक, अच्छा अब इन दोनों में अंतर समझो कि सर इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या अंतर है। देखिए इंक्रीजिंग में क्या होता है? कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, एक समय को वो कांस्टेंट भी हो सकती है। जैसे अब समझना इसको रियलाइज, मैंने कहा आपने कहा कि सर मेरी सैलरी इंक्रीज हो रही है, और एक बच्चे ने कहा कि सर मेरी सैलरी स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रही है। दोनों में अंतर समझो, प्रैक्टिकली समझते हैं। आज 2023 चल रही है, एक बच्चे ने कहा सर मेरी सैलरी आज 1000 रुपये है, ठीक है। 24 में उसने कहा सर मेरी सैलरी 2000 रुपये है, समझना। 25 में उसने कहा सर मेरी सैलरी 2000 रुपये है। 26 में उसने कहा सर मेरी सैलरी 3000 रुपये है। तो उसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है ना भैया। अब यहीं पर स्ट्रिक्टली ये इंक्रीजिंग का बता रहा हूँ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक बंदे ने कहा मेरी सैलरी सर 1000 रुपये थी, अब 2000 हो गई, अब 3000 हो गई, अब 4000 हो गई। इन दोनों में अंतर समझ आया? इंक्रीजिंग में क्या होता है कि अगर तुम्हारी वैल्यू कांस्टेंट भी है, रुकी हुई है, तो उसको इंक्रीजिंग में लिया जाएगा। जैसे एक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है फिर रुक गया, अब फंक्शन क्या है? रुका हुआ है, फिर इंक्रीज हो गया, तो ये तो हो गया कैसा? इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली क्या होता है? जो कभी रुकेगा ही नहीं, सीधे एक इंक्रीज हो रहा तो इंक्रीज होता ही रहेगा। दोनों में ये अंतर होता है। मतलब आपकी सैलरी बड़ी फिर कंपनी मान लो घाटे में गई, रुकी रही सैलरी, कम नहीं हुई, कम होता तो वो डिक्रीज हो जाता। जैसे 10,000 है सैलरी आपकी, 11 हुई, 12 हुई, फिर रिसेशन आ गया तो 12 की 12 ही रही, फिर 13-14 इस तरीके से। तो ये हुई इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली का मतलब है कि भाई साहब हर साल बढ़नी ही बढ़नी है। तो अब देखो इंक्रीजिंग में ये 0 क्यों आता है? अब इसको समझो, ये इंक्रीजिंग में 0 क्यों आता है। अब समझना, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, 1 लाख रुपए की बात समझा रहा हूँ, समझना नॉलेज के लिए। ये जो ए पॉइंट है, एक बच्चे ने कहा कि सर इस पे ना एक टेंजेंट ड्रॉ करो, भाई साहब कर दिया हमने। अब इस टेंजेंट का स्लोप निकालो, m बराबर tan थीटा। इसने कितना एंगल बनाया x के साथ? 0। कितना बनाया? और tan 0 कितना होता है? 0। तो यहाँ पर आके फंक्शन रुका हुआ है। फंक्शन क्या है? अभी रुका हुआ है। तो इसको स्ट्रिक्टली में तो नहीं लेंगे क्योंकि ये फंक्शन रुक चुका है, तो उससे किस में कर दिया? इंक्रीजिंग में। तो इसीलिए इंक्रीजिंग में वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो, और स्ट्रिक्टली में हमेशा 0 से बड़ी हो। क्योंकि ये वाला जो केस था ना कि जब कोई चीज़ बढ़ी और रुक गई तो वो इंक्रीजिंग में, और जब लगातार कोई चीज़ भाई साहब बढ़ रही है तो वो स्ट्रिक्टली में। क्लियर है जी? तो इसीलिए इंक्रीजिंग वाले केस में 0 को भी ऐड किया गया है। अब आ जाओ भाई साहब डिक्रीजिंग वाले में। तो डिक्रीजिंग वाले में क्या हो जाएगा? चलो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है? फंक्शन ये आया, ये आया, ये आया। अब ये फंक्शन हमारा क्या है? अब समझना कैसे। यहाँ पे x की वैल्यू होती, x की वैल्यू जब मैंने रखी, y कितना ज़्यादा है, फिर x बढ़ा रहे हैं, y कम होता जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? डिक्रीजिंग का। तो यहाँ क्या होता है? f डैश x की वैल्यू 0 से कम है और 0 के बराबर है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा? ग्राफ तो पहले जान लो, ग्राफ उसका ये होगा, ए इस तरीके का एकदम नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उसमें क्या होगा? एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 से कम होगी। क्या चमका?
सब देखो, अगर बात करते हैं नंबर वाली तो ये 4 कंडीशन है, इनको याद रखो। और ये भी याद रखना कोई बड़ी बात नहीं, डिफरेंशिएशन तो होगा ही, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का नाम है, तो डिफरेंशिएशन तो हमें करना ही पड़ेगा। बस ये नॉलेज के लिए बताएगा कि ऐसा क्यों होता है, इंक्रीजिंग में 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो साइन एक्स इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, किसी बच्चे को समझाने, साइन एक्स का बेस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए बच्चों को कि कैसे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बराबर होती है 0 से। तो पहले ये था इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में अंतर समझ गए। स्ट्रिक्टली में 0 क्यों लिया गया, क्योंकि उन्होंने उसमें इंक्रीजिंग में उन्होंने ये बोला कि इंक्रीजिंग का मतलब होता है कोई चीज़ इंक्रीज अगर कांस्टेंट भी चल रही है तो भी उसको इंक्रीजिंग में लिया जाएगा। स्ट्रिक्टली में केवल लगातार बढ़ा, रुकना तो है ही नहीं, ठीक है सर। तो 0 इसमें लिया जाएगा और 0 इसमें नहीं लिया जाएगा। एनसीईआरटी में इसको लेके कई बार तुम्हें आंसर गलत मिलेंगे, उसको छोड़ो। ये देसी तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, देखना कितना मजा आएगा, सब कुछ एक ही इमेज बनेगी तुम्हारे। अच्छा, अब एक चीज़ सुनो, अब आपको यहाँ बोला जाएगा कि जो x है ना वो बिलोंग करता है a, b में। अब a ये वाला होता है एंड पॉइंट, और जो b होता है ये वाला होता है। अब ये बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सर ये a, b के साथ ओपन ब्रैकेट है, समझ रहे हो ना, ओपन मतलब a और b इंक्लूड नहीं है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में इसको भी लेके बच्चे वहाँ पर आप देखोगे ये वाला, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैं पहले ही बता दूँ, ओपन ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि कोई भी फंक्शन एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, और a और b क्या है उसके एंड पॉइंट है। तो f डैश x में हम उसको नहीं ले रहे। फिर सर एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों किया? तो एनसीईआरटी ने ये जो चीज़ लिखी ना, बच्चे समझ नहीं पाते, वहाँ पे जो इन्होंने ये लिखा है ये उस फंक्शन के लिए लिखा है, ना कि f डैश x के लिए। क्योंकि जब फंक्शन है, फंक्शन में तो कुछ भी वैल्यू रख दो, लेकिन जब डिफरेंशिएशन होता है तो डिफरेंशिएशन एंड पॉइंट पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इसलिए हटा दिया गया। ठीक है, बच्चे इस साइन को देखते नहीं हैं। तो ये केवल नॉलेज की बात है, जो कमज़ोर बालक है टेंशन ना लें, केवल ये 4 कंडीशन याद रख लें, ख़त्म कर लें। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? केवल और केवल 2 ही प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनेंगे और तीसरा बन नहीं सकता। पहला, एक फंक्शन दिया गया होगा और इंटरवल दिया गया होगा, कहेंगे चेक करो इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। दूसरा क्या, एक फंक्शन दिया गया होगा और पूछा जाएगा किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब सीधे एग्जाम्पल पाएंगे और कोई इसका खास इंट्रो पार्ट ज़्यादा नहीं है। ये डायग्राम वगैरह बुक में तुम्हारे सब गिवन है, कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए जी, पहले एग्जाम्पल 7 है फिर एग्जाम्पल 8। अच्छा सुनो, एग्जाम्पल 7 है, एग्जाम्पल 8 है, लेकिन मैं पहले बताऊंगा एग्जाम्पल 8। पूछो क्यों? एग्जाम्पल 7 बहुत सिंपल है, लेकिन जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का असली मतलब जो तुम्हें समझ आएगा वो तुम्हें एग्जाम्पल 8 से भरपूर समझ आएगा। फिर ये तो तुम कहोगे ऐसा इसमें क्या है। अगर मैं इससे बताऊंगा पहले तो फिर मुझे ये भी बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा, बहुत अच्छे से। इसको समझ लो, ये तो देखते ही कर दोगे तुम, आँख बंद करके इसे तुम सॉल्व कर दोगे। पहले एग्जाम्पल 8 समझते हैं। अब ये फंक्शन दिया गया, बुक में तो ये बोला गया कि ये प्रूव करो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा बुक वाले कह रहे हैं, प्रूव करो ये। और तो उन्हें कुछ बोला गया, यही तो बोला गया एग्जाम्पल 8, हाँ, कि ये सो दैट इज इंक्रीजिंग इन रियल नंबर। ठीक है, तो अब देखिए भाई साहब, जब कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या चैप्टर 6 का कुछ भी आँख बंद करके डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स 3x² माइनस का 6x प्लस का 4। ठीक, फिर टीचर्स कहीं भी आप पढ़ो या अगली लाइन होती है टीचर की, भाई साहब जो डेरिवेटिव किया है उसको रख दो 0 के बराबर, उसको रख दो। अब हम रख तो देंगे, लेकिन मन ही मन में एक चियारी, सर क्यों? मन ही मन में एक आता है कि ठीक है, जो बच्चे लॉजिकल होते हैं उनके, क्योंकि कमज़ोर को तो ये ही याद रखना बड़ी बात है कि 0 के बराबर रखना 1 के बराबर, तो वो नहीं पूछेगा क्यों। जो बच्चे लॉजिकल हैं, जो जानना चाहते हैं कि सर 0 के बराबर क्यों, तो अब जान लो 0 के बराबर क्यों रखते हैं, नॉलेज के लिए। देखो, और तुम सब यहाँ पे नॉलेज के लिए आते हो। देखो भाई साहब, समझना, एफ डैश एक्स का मतलब स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, पक्की बात है। अब वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। ऐसा हमने लिया 0 को, क्यों लिया समझना। ये टॉप पॉइंट है और इस टॉप पॉइंट पे जो ये स्लोप जा रहा है टेंजेंट, इसका स्लोप 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ टॉप वाले पॉइंट की। किसकी बात कर रहा हूँ? टॉप वाले पॉइंट। इस टॉप पॉइंट पे आकर ही पता लगेगा। अगर आप थोड़ा सा भी इधर गए तो आप कह दोगे डिक्रीजिंग, और थोड़ा सा भी इधर गए तो आप क्या कह दोगे? इंक्रीजिंग। बताओ ना यार, अगर आप टॉप पर खड़े हैं
कोई बंदा इधर से आ रहा है, आप कह दोगे इंक्रीज होता हुआ आ रहा है, और कोई इधर जा रहा है, आप क्या कह दोगे कि डिक्रीज है। तो ये जीरो पे पहुंचना जरूरी होता है, मतलब टॉप पॉइंट पे जहाँ पे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट जीरो होता है। जैसे एक ये लाइन है और ये पॉइंट है, थोड़ा सा भी इधर गए तो पता लग जाएगा, इधर गए तो पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आदमी रुका हुआ है। जैसे आपने एक पत्थर फेंका, हम लोग पढ़ा ना उसमें पैराबोलिक पाथ होता है उसका, जब ऊपर जाके नीचे आता है तो एक समय कुछ माइक्रो सेकंड को पत्थर रुकता है, क्यों? क्योंकि वो अपना डायरेक्शन बदलता है वहाँ पे। यस और नो? तो ऐसे ही यहाँ पे है, इस पॉइंट पे आके आप रुके हो और यहीं पे आके पता लगे, जो थोड़ा सा इधर के आप कहते हो डिक्रीजिंग, इधर के आप कहते हो इंक्रीजिंग है। मतलब ये पॉइंट बताता है, ये डिसाइड करता है कि इधर ये है। क्या चमका? तो इसीलिए ज़ीरो के बराबर रखते हैं और फिर चेक करेंगे, ज़ीरो के बराबर रख के चेक करेंगे कि ये इधर का बंदा है या फिर इधर का बंदा है। क्या चमका? ठीक है सर, चलिए जी, तो रखो इसको जीरो के बराबर। खैर आप तो बस इतना याद रख लो, बहुत है। अब इसके फैक्टर 4 3 या 12, 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, हमें लेके आना है क्या 6। अब 6 कैसे आएगा? 3 2 जा 6। इसे फैक्टर कैसे होंगे यार? 4 3 12, 12 से 6 कैसे आएगा? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4। ओ भाई क्या कर रहे हो यार, एक तो यहाँ फैक्टर नहीं हो रहा है तुम ये और वो इसके, अरे उसे हटा के रख दो ना, अब पिट जाओगे फिर। मतलब ये मज़े लेने वाली बात होगी। देखो इधर 3x² माइनस 6x प्लस 4, तो इसके फैक्टर क्यों नहीं हो रहा है? 3x² माइनस 6x प्लस करना यार जरा। 4 3 12, 12 से क्या लेके आना है हमको? 6। क्वेश्चन ठीक है, देख लो यार जरा एक बार, ये क्या कर रहा है? ठीक है, हाँ, चलो आ जाओ। अब इन्होंने पहला ही क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि जिसके फैक्टर ही नहीं हो रहे हैं। चलो भैया कोई बात नहीं, अब देखो इसके फैक्टर नहीं होंगे, देख लो आगे, इधर आ जाओ। जब फैक्टर नहीं होंगे, जब हाथ, या तो अब क्या लगाना पड़ेगा? श्रीधराचार्य मेथड। क्या लगाना पड़ेगा? श्रीधर। लेकिन गलती कर रहे हैं, जब कभी स्टार्टिंग हो तो एक ऐसा क्वेश्चन दे दें कि जिससे बच्चों को सारे प्लस माइनस वाले चक्कर, चलो कोई दिक्कत नहीं। खैर अब फंस गए तो इसे कर लेते हैं। अब इसके नियम ये था कि इसके फैक्टर करके 0 के बराबर पुट करो, बट अब हम करेंगे इसके जब फैक्टर नहीं होते हैं तो क्लास 10th में जाना पड़ेगा। एक मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या था उसका नाम? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो चलो भैया वो क्या कहता था जान लो यार, अब करना तो पड़ेगा हमको, तो जान लो इसको, ठीक है? कि बात नहीं करो कि जो भी x² के आगे लिखा हुआ है, जो भी x² के आगे लिखा हो उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? 9x² और 18x और 4 3 जा, ठीक है? 9x² को लिख सकते 3x का होल स्क्वायर, माइनस साइन है माइनस लगाओ, 2 अपनी तरफ से लिख दो और जो इसके अंदर लिखा है इसको लिख दो। कितना हो गया? 6x, और लाना क्या था? 18x। अब 6x में 3 का मल्टीप्लाई करें 18 हो गया, और जिसका मल्टीप्लाई अलग से करते हो उसी का स्क्वायर एक बार प्लस कर दो, उसी का स्क्वायर एक बार, ठीक है? अब ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया? माइनस का प्लस का 4। पक्की बात है भैया, ये हो गया क्लियर है? ऐसे 3 आएगा, हाँ 3 आएगा। अब समझना यार जरा, ये इन्होंने दे ही दिया, खैर मेरा मन किसी और से समझाने से था। चलो अब देख लो सर, ये आ गया आंसर। अब एक बात समझना, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये प्रूफ कर दो। क्या कर दो? ये प्रूफ कर दो कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब आपको ये प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि f' 0 के बराबर और 0 से बड़ा है। ये तो प्रूफ। अब एक बात सुनो यार, यहाँ पर x मतलब कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट कर दो, कोई भी, क्या इसका आंसर कभी भी नेगेटिव आएगा? रख के देख लो, क्या इसका आंसर कभी भी नेगेटिव आएगा? नहीं आएगा। क्यों? यहाँ तो स्क्वायर है, स्क्वायर का आंसर मतलब पॉजिटिव, स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव, और जो कुछ भी ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या जाएगा? पॉजिटिव। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर f' ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यस और नो? अरे बताओ ना यार,
बताओ ना, इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा। अच्छा अब सुनो, कंडीशन ये थी, अब यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं इसीलिए बार बार बताऊंगा ये चीज़। बुक में बोला गया इंक्रीजिंग, अब इंक्रीजिंग की कंडीशन तो ये होती है, समझना। अब एक बच्चा बोलेगा सर x की कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा 0, सही बात है ना, 0 नहीं आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा। अच्छा जी, तो अब एक बात सुनो, ये साइन क्या बताता है, ये बताओ, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। मतलब क्या हुआ, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, दोनों में से, मतलब इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, यस और नो, पक्की बात है। 0 नहीं है लेकिन 0 से तो बड़ा, तो भी तो कंडीशन ट्रू हो रही है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं ना, तो इसका जो आंसर आ रहा है भाई साहब, वो आंसर क्या है, 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। हाँ वो यही तो चीज़ें हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या था कि केवल और केवल ये कंडीशन है, ठीक है, समझना। और इसमें क्या है कि 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा, समझना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये कहता है प्रूफ करो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, भाई साहब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, सही बात है, लेकिन वो कह रहे इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग की कंडीशन ये, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं, टेंशन नहीं लेना इसमें, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई, ये बताओ। बिल्कुल सेटिस्फाई भाई साहब, ये कह रहे हैं या तो 0 है या 0 से बड़ा, यहाँ पे या मतलब और लगता है, तो कंडीशन तो ट्रू हो रही ना, स्ट्रिक्टली आता तो भी आंसर यही होता। अब कह रहे हैं भाई साहब ये कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, सारे रियल नंबर के लिए बकवास क्वेश्चन दे दिया, करो इसका डेरिवेटिव, तो ये क्या होगा 7। अब एक बात सुनो यार, x की जगह कुछ भी उठा के रख दो, खुद बैठ जाओ तुम, तो आंसर तो 7 ही आना है, और 7 मतलब पॉजिटिव आना है, और पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। यहाँ पे तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर f डैश x, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कुछ भी लगा दो यहाँ पे, कोई और ये एग्जाम में आते हुए नहीं, बकवास क्वेश्चन है। मैं तो ये सोच रहा था पहला क्वेश्चन नहीं कराएंगे, इसके फैक्टर होते तो बड़ा अलग लेवल पे जाता, अब आएंगे उस पर, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जब प्रूफ करने वाले आए ना कि ये प्रूफ कर दो कि इंक्रीजिंग है, मतलब आप दिखा दो f डैश 0 से बड़ा है, ख़त्म, ठीक। चलिए अगला तो ठीक ठाक दे देंगे ये, हाँ अगला होगा, ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 2 एग्जाम्पल हैं, उसमें से भी एग्जाम्पल 30 तो गजब ही है, काफ़ी कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे। अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको, बुक बंद कर दो बेटे, क्वेश्चन इसीलिए लिख दिए मैंने, इसमें सब में बोला गया इंक्रीजिंग इंटरवल बताओ, हम चारों बताएंगे हर क्वेश्चन में, स्ट्रिक्टली भी और नॉर्मल वाले, जिससे क्या होगा कंसेप्ट के लिए गेट लगा दो, हवा आ रही सही। चलिए अब देखिए, अच्छा पहला क्वेश्चन कह रहे हैं f(x) इज इक्वल टू साइन 3x, यहाँ कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है, 0 और π/2 भी इन्वॉल्व हैं। फिर कह रहे हैं ये फंक्शन बताओ किस किस पॉइंट पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली पूछा नहीं, कर हम लोग कर लेंगे नॉलेज के लिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है भैया, डिफ्रेंशिएशन, तो f डैश x cos x का साइन का cos, cos का साइन, तो साइन 3x है तो cos 3x, फिर 3x का 3। अगला स्टेप क्या होता था, इसको रखते थे 0 के इक्वल, 0 तो 3 चला गया 0 में, अब cos 3x बराबर 0। अच्छा देखो यहाँ पे अब एक चीज़ बता दें, x की ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी, जो यहाँ पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वो साइकिल चलती रहती है। लेकिन x की ऐसी केवल 2 ही वैल्यू होंगी जो 0, ध्यान से सुनना, x की ऐसी 2 ही वैल्यूज़ होंगी जो 0 और 2 पाई के बीच में होंगी, तो यहाँ पुट करने पर आंसर क्या देगा, 0। कैसे पता, चैप्टर 3 क्लास 11 उसमें बताया था प्रिंसिपल वैल्यूज़, वो प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर होती हैं। जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो ऐसे ही एक और ऐसा एंगल होगा साइन का ही जिसकी वैल्यू भी 1/2 होगी, और वो 0 और 360 के बीच में होगा। मतलब हर वैल्यू के 2 आंसर होते हैं, क्योंकि ये साइकिल चलती है ना। तो लेकिन यहाँ बोला गया है कि वो आंसर जो भी x का आए वो 0 और π/2 के बीच में आए, ठीक है सर। अच्छा जी, अब सारे बच्चे गौर फरमाएंगे, ज़ीरो वैल्यू cos 90 क्या होता है, 0, तो क्या मैं 0 को cos 90 लिख सकता हूँ।
अब कॉस से कॉस हट जाएगा तो 3x बराबर कितना आया π/2 और x बराबर क्या होगा जब इसका डिवाइड होगा 90 में 3 का डिवाइड होगा 60 बोल π/6। अब जैसा बुक में दिया गया उसको समझो। बुक में ये बोला गया है कि 3x बराबर π/2 है, मतलब π/2 पर इसकी वैल्यू 0 होगी, फिर इसकी वैल्यू 3 π/2 पर 0 होगी, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू जाते रहेंगे। हमको वो नहीं दिखाना है, हमको वही वैल्यू लेनी जो इसके बीच में आ रही। तो केवल एक वैल्यू है जो इसके बीच में आएगी। क्लियर है? ये समझो, क्लास 11 का ही चक्कर है कि जैसे आप सिर्फ मैं कैसे समझाऊँ। इधर देखो भैया, क्लास 11 का चक्कर है। साइन x बराबर आपसे बोला गया जैसे साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो ऐसा नहीं है कि 30 रखने पर ही 1/2 आएगा, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। चलो एक मैं बता भी देता हूँ कैसे, देखो साइन x बराबर 1/2 है तो x की वैल्यू कैसे निकलती है। साइन इसको लिख सकते हैं साइन 30, सही बात है, तो x की वैल्यू क्या होगी 30। अब एक बात सुनो, क्या 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं 180 - 30। आप कहो सर ये क्या करो भैया, आप सोचोगे कि सर ये तो 150 हो गया। अब समझो, साइन 180 - थीटा किस क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में। सेकंड में साइन किसका होता है पॉजिटिव, 180 है तो नो चेंज, आ गया साइन 30। तो कहने का मतलब है x की वैल्यू 150 डिग्री, 150 डिग्री पे भी आंसर क्या आएगा 1/2 आएगा। अब लेकिन 30 मतलब साइन 30 और साइन 150 इन दोनों पर आंसर कितना आ रहा है 1/2, और ये दोनों ही वैल्यू 0 और 2π के बीच में है। अब तीसरी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो 0 और 2π के बीच में होगी। वैसे वैल्यू तो इनफाइनाइट होंगी, यहाँ x के इनफाइनाइट आंसर आएंगे, जो यहाँ पुट करने पर आंसर 1/2 देगा, लेकिन 0 से 360 के बीच में 2 ही आंसर होंगे बस। अगर जो बच्चे ये लॉजिक नहीं लगा पाते हैं कि सर ऑल शुगर टू कॉफ़ी का हमको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो ऐसा सिंपल सा जनरल सॉल्यूशन तो आता ही होगा। क्या होता है x बराबर -1 की पावर n पाई, ये आता है ना। यहाँ पर एक बार 0 1 2 3 रखते जाओ, ठीक है। तो 11th क्लास का ही फंडा है यार ये केवल। तो चलिए अच्छा देखो, तो एक आंसर आ गया। ये केवल आपको इसलिए समझाना पड़ रहा है कि 11th में जो मौज हुई थी वो अब पता लग रही है। और चैप्टर 3 चलिए जी, तो x की वैल्यू आ गई। चलो अच्छा भैया, अब एक इधर 0 था और एक इधर π/, आप गेट लगा के आ गए बेटा, ठीक है। और ये π/6। अब मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे आपको याद आ रहा होगा, माइनस इनफाइनाइट थे प्लस इनफाइनाइट थे, क्योंकि वहाँ तो कोई लिमिट नहीं थी। यहाँ तो वैसे लिमिट गिवन है 0 से π/2 के बीच में। अच्छा, अब π/6 से पहले कोई सा भी एक नंबर लो, मतलब 0 से 30 डिग्री के बीच में कोई सा भी एक नंबर लो और यहाँ पुट करो। अरे यार मान लो 15 डिग्री पुट किया, कितना किया 15, और 15 थे 45, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, चलो हमें वैल्यू नहीं भी पता, मान लो आंसर तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव का तो चक्कर ही नहीं है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, π/6 से बड़ी मतलब 30 से ज़्यादा, मैंने 31 ले लिया समझाने के लिए। क्या ले लिया 31, लेकिन जब x की वैल्यू यहाँ 31 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा 93। क्या आंसर आएगा 93। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, क्योंकि 90 से इधर गए सेकंड में, और सेकंड में कॉस किसका होता है नेगेटिव होता है। तो आंसर कितना आएगा, नहीं चमका। हमको केवल यहाँ पे साइन से मतलब है, हमको वैल्यू नहीं निकालनी होती, दिल पे लेके सॉल्व नहीं करना है, केवल साइन पता करना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। आपसे से बोला गया कि π/6 से बड़ी वैल्यू लो, तो सपोज मैंने ले ली मान लो 30 से बड़ी 45 45, अब 45 यहाँ पुट करोगे ना तो 45 3 जा 135, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉस किसका होता है नेगेटिव होता है, ठीक है सर। तो 1 + 1 नेगेटिव। अब देखिए, अब इसका खेला सुनो ध्यान से सारे बच्चे लोग। अब मैं बताऊंगा पहले इंक्रीजिंग के इंटरवल, ये इंक्रीजिंग का साइन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली एक एक करके। जैसे ही मैंने कहा इंक्रीजिंग प्लस वाले लिख दो आंख बंद करके। अब साइन कौन सा आता है उसको देखो, ये 0 की वैल्यू उठा के यहीं पुट करो तो cos 0, समझना cos 0 हो गया ना, तो cos 0 कितना होता है 1 होता है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है f' की वैल्यू 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो। तो चलो भाई साहब 0 पुट करो यहाँ पे, तो cos 0 कितना होता है 1, 1 × 3, आंसर क्या है 3। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे क्या होगा। बहुत से बच्चे गलती करके आते, सुनो ध्यान से, वो ये कहते हैं यार हमने जब 0 पुट किया ना तो आंसर 3 आया। उनके दिमाग में क्या है कि ये तभी लेंगे जब आंसर 0 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ये वाली,
इंट्रो पार्ट में बहुत अच्छे से समझा ये चीज़, ठीक है। अब आ जाओ π/6, अब π/6 यहाँ पुट करो तो π/6 बोल तो 30 और cos 90 कितना होता है 0, तो आंसर कितना आया 0, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो उनको इंक्लूड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। और जब कॉपी चेक होगी ना बोर्ड में तो केवल आपके साइन देखे जाएंगे, ये बकवासगिरी नहीं देखी जाएगी, टीचर केवल इस साइन देखता है यहाँ पे, ठीक है। चलो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी यही होगा। अब चक्कर समझो, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे, अगर ये चीज़ समझ आ गई तो सारी बातें समझ आ गई। इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है एफ डेक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है। चलो 0 पुट करो, आंसर क्या आता है 3, कंडीशन ट्रू, सही बात है। π/6 का आंसर कितना रहता है 0, तो कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कह रहे हैं 0 से बड़ा, तो ओपन ब्रैकेट, ठीक। कंडीशन देखनी यार बस, ये तो बच्चों वाली बात है। π/6 यहाँ पुट करो, π/6 बोले तो 30, x की जगह 30 पुट करो, 3 से मल्टीप्लाई कितना हुआ cos 90, cos 90 क्या होता है 0, और 0 का मल्टीप्लाई 3 में 0, तो आंसर आ रहा है 0। और ये कहते हैं भाई साहब 0 नहीं लेना है, क्या चमका। चलिए अब आ जाओ डिक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग बोले तो माइनस π/6, π/2, π/6 रखा था, आंसर कितना आया था 0 आया था ना, तो 0 आया तो ये इसमें तो लिया जाएगा। डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या है, f'(x) लेस देन इक्वल्स टू 0, यही तो है ना, तो इंक्लूड करेंगे। अब π/2 पुट करो भैया, π/2 पुट करो तो cos कितना हुआ 270। अब cos 270 की वैल्यू कितनी होती भाई, निकाल लो, चलो यार देख लो। हाँ अच्छी बात है, cos 270 की वैल्यू बहुत से बच्चों को निकालने में भी दिक्कत, क्यों, क्योंकि 180, 270, 360 की वैल्यू पे ऑल शुगर टू कॉफी काम नहीं करता है। तो देख लो कैसे होगा, देख लो सारे बच्चे एक बार देख लो। यहाँ पे होता है 0 और 1, फिर यहाँ क्या होता है 0 और -1, उल्टा नहीं हो जाता यहाँ पे। फिर यहाँ क्या होता है हमारे पास 1,0, यहाँ क्या होता है -1,0। अब समझना, ये 90, ये 180 और ये 270। अब ये 270 पे अगर कोई आपसे पूछे sin 270 -1, cos 270 0, बाद वाला cos होता है, पहले वाला sin होता है, तो cos 270 वैल्यू कितनी हो गई 0, 0 को मल्टीप्लाई 3 में 0, तो इसको इंक्लूड करेंगे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए, पक्की बात है। चलिए जी अब आ जाओ स्ट्रिक्टली में π/6 और π/2। अब एक बात सुनो, π/6 रखने पर भी 0 आता था, नहीं लेंगे, π/2 रखने पर आता नहीं लेंगे। दिस इज योर आंसर। चमका खेला भाई साहब इसी का, ये कोई डाउट है पूछ लो दबा के। चलो जी आ जाओ, अब आंसर इसका बुक में देखना, मुझे लगता है कई बार दिक्कतें आई हैं। अब इस बार पता नहीं एडिशन जो सही दिया है वो इन्होंने क्या दे दिया है। इसमें इंक्रीजिंग देखते हैं, इंक्रीजिंग। अब सारे बच्चे जाके चेक कर लो, इंक्रीजिंग में यहाँ पे इन्होंने ओपन ब्रैकेट लगाए, जाके चेक कर लेना एनसीईआरटी, तो वो गलत है, चिंता ना करो, मैं इसीलिए पहले बताता हूँ आप लोग हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आका, जितने इंपॉर्टेंट, इसको समझ लो। अगर आप अभी तक जो बच्चे लोग ना थोड़े एक्टिव नहीं थे, सारा फोकस कर देना इस पर कि सर हम हर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आता नहीं है। ये आंसर बुक से मत मैच करना, इसके 100% सही है, चिंता ना करें, ISI द्वारा प्रमाणित नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्योंकि मैंने जो आपको जिसका कंसेप्ट समझाया ना, वो जो ये इस तरीके से, हाँ मैं आपको बताऊँ, देखो मैं आपको बताऊँ बुक में और क्या अंदर, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि सर ऐसा क्यों। मैंने 10th क्लास में आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया, मान लो AN का फॉर्मूला ये था आकाश, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया ये, तो क्या मैंने गलत पढ़ा दिया बुक से? अब मैंने कहा ये बालक लो, मैंने कहा ये फॉर्मूला है AP का, आपका सर कैसे, इसमें फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म माइनस करना है बस। जैसे NCERT में बोला गया है कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करो, मैं कह रहा हूँ नहीं, आप फर्स्ट से सेकंड माइनस करो, तो फॉर्मूले में मैंने माइनस लगा दिया। अब बच्चे लोग बुक में देखेंगे, कहेंगे सर का गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं सेंटर में पहला दिन था, नहीं पहला था जाने दूसरा था, तो 6th क्लास से एक बालक आया और उस समय ड्यूटी लगी हुई थी कि सर एक ये क्वेश्चन बता दो। तो 6th क्लास का हमने जल्दी से करके हमने उसका आंसर लिख दिया y(x). अब एक बच्चा कौन ही मार रहा, गलत है, इनका गलत है। मैंने बोला मैंने क्या है कि सर पीछे XY आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है XY आ रहा है। अब बालक ही थे खैर वो, फिर उनको बताया बेटा ये एक ही होते हैं, तो ऐसे ही होता है जब नहीं पता। अब ये आप एकदम कॉपी करोगे NCERT को, तो भाई साहब ये बोला जाएगा कि ये सही है, सर का गलत है। लेकिन समझा रहा हूँ ना मैं आपको, क्यों, क्योंकि मैंने फर्स्ट से सेकंड माइनस किया है।
अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इंक्रीजिंग में मैंने 0 के इक्वल लिया है, ठीक है। बुक का अपना एक अलग कंसेप्ट है। जब आप देखेंगे ना कि x1 ग्रेटर देन x2, उन्होंने 1 वाले कंसेप्ट से किया है। अगर आपको समझाऊंगा छोड़ के भाग जाओगे। तो अब टीचर का एक कर्तव्य है कि बच्चों को सिंपल वे में समझाने के लिए आपको बताया सही है, टेंशन ना लो बिल्कुल है। चलो जी आ जाओ, ये तो बहुत मज़े कर देगा। ये कह रहा है कि भाई साहब यहाँ पे x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में है, तो पक्की बात है 2 आंसर होंगे x के। क्लियर है सर? चलो आ जाओ। सबसे पहला काम डिफ्रेंशिएशन, साइन x का और कॉस x का। अगला काम क्या, इनको रखो 0 के बराबर, तो ये उधर चला गया साइन x बराबर। अब मैंने क्या किया, कॉस को इस तरफ लेके आ गया, तो ये क्या हो गया, तो tan x बराबर 1 आ गया। अब x के जो आंसर है कह रहे हैं 0 2 के बीच में होने देते, तो x के ऐसे कितने आंसर होंगे, 2। एक तो 45, वो तो बच्चा बता देगा कि tan x इक्वल्स टू 1 है, तो 1 की वैल्यू tan 45 होती है, x का आंसर क्या हो गया 45 हो गया। दूसरा फिर वही ऑल सुगर टू कॉपी, लेकिन इसका बहुत ही देसी तरीके से आप बता सकते हो। दूसरा आंसर देखो कैसे, tan x बराबर 1 है, तो 1 को लिखेंगे 45 बोले तो π/4, तो x का आंसर क्या आ गया π/। लेकिन एक और आंसर होगा, अभी बताया था मैंने, x की वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच में 2 आती है। अब आप कहोगे सर दूसरा बिना लिखे कैसे बताओ, देखो 45 एंगल ये रहा, अब इसको एकदम सीधा बढ़ा दो, ये भी इसका आंसर होगा। तो ये कितना हो गया एंगल 225, कितना हो गया 225, ये भी आंसर हो गया इसका। और ये देखो 0 और 360 के बीच में ही आ रहा है। जिन बच्चों, ये तो देसी तरीका है, मतलब हाँ बच्चों को सिखाने के लिए ये थोड़ा सिंपल सा रहता है। उनको किसी भी एंगल की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, जैसे 30 है ना, उसे आगे बढ़ा दो, बस ख़त्म, कलेस ही ख़त्म उसका, ठीक है। लेकिन आप कहोगे नहीं सर मैथमेटिकली हमको समझाओ, तो वही ऑल सुगर टू कॉफ़ी। कैसे, देख लो ज़रा भैया, tan x की वैल्यू 45 है, मतलब π/4 है, तो एक बात सुनो ज़रा, π/4 मतलब 45, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 180 + 45। अब आप कहोगे सर ये तो 225 हो गया। अब समझो कैसे, tan 180 + थीटा किस क्वाड्रेंट में गए, थर्ड में tan किसका होता है, प्लस का। 180 है तो नो चेंज, tan का tan आ गया ना 45, तो हम 45 पे या 225। अब 225 को कन्वर्ट करो रेडियन में, तो 225 और π/180, 45 से काटो 4 और 5, तो क्या आ गया 5π/4। अब इसमें बोला गया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हम सारे कर डालेंगे, डस्टर कहाँ है, हम सारे कर लेंगे। चलिए जी, अब देखो मज़ा आने वाला है, सांसें थाम लो और देखो इसको, लास्ट क्वेश्चन है, समझ लो अच्छे से। π/4, देखो जिन बच्चों को π/4 से फील नहीं आता ना, तो दिमाग में लेके चलें 45, ठीक है। कहाँ 2π आएगा, ठीक है। अब 0 से π/4 के बीच है, π/4 बोले 45, इससे पहले 30 ले लो, क्या ले लो 30। अब कहाँ पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है। cos 30 - sin 30, भैया cos 30 की वैल्यू हमेशा sin 30 से क्या होती है, बड़ी। चेक कर लो, cos 30 कितना होता है, √3/2, sin 30 क्या होता है 1/2। आंसर क्या आया, पॉजिटिव। ठीक, क्या मैं फास्ट कर रहा हूँ, बच्चों वाली बातें। π/4 से लेके इसके बीच में मतलब 90 ले लो, तो cos 90 होता है 0, sin 90 1, क्या आ गया, माइनस आ गया। अब ये कितना 225 से लेके इसके बीच में कुछ भी ले लो, प्लस आएगा, ख़त्म करो, देख लिया मैंने, प्लस ही आएगा, ठीक है। तो अब हमको बताना है इंक्रीजिंग, क्या मैं बताऊँ ये चीज़, 225 और इसके बीच में कोई एक एंगल ले लो, चलो कितना लेना है, 300 ले लो, रख के देख लो यार, मैं नहीं चाह रहा छोटी छोटी चीज़ें बताएं। cos 300 - sin 300, चलो भैया, तो cos 300 को लिख सकते हैं 270 + 30, इसी को सॉल्व कर लो। 270 + थीटा किस क्वाड्रेंट में गए, चौथे में cos किसका होता है, पॉजिटिव, तो cos 30 कितना आ गया, √3/2। अब यदि इसको कर लो, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये छोटा होगा 1/2 आएगा, ये तो आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया हैं। तो कर लो, चलो कर लेते हैं बाबू, कर लेते हैं। 270 प्लस कितना हो जाएगा, अच्छा ये अच्छा ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ गुड। 270 तो ये क्या हो गया, sin 30 कितना होता है भैया 1/, अब चलो इससे भी सॉल्व कर लो। तो 270 यहाँ पे आएगा माइनस,
कितना आएगा माइनस, क्योंकि 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन किसका होता है नेगेटिव, 270 है तो चेंज हुआ, और कॉस 30 कितना होता है भैया माइनस का रूट 3/2, लेकिन यहाँ पे लगा क्या माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आएगा प्लस, आना यही था। ये 11th की चक्कर है यार, देखो मैं क्या ही बताऊँ अब। आ जाओ भैया इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलिए जी, इंक्रीजिंग कहाँ से है, 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से 2π, ठीक है सर। और इन स्ट्रिक्टली में भी यही लिख लो, बस केवल दिक्कत है साइन की। अब आ जाओ भैया 0 पुट करो, यहाँ पे 0, cos 0 कितना हुआ है, cos 0 1, sin 0 0, तो आंसर कितना 1 आया, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसको क्या करेंगे, ठीक है। π/4 cos 45 को 0 आया, 0 आया, कंडीशन ट्रू हो रही है। और एक चीज़ सुनो, वैसे पढ़े लिखे आदमी, जैसे ही आपने देखा इसका आंसर कितना था 1 आ रहा था, तो इसके साथ भी इंक्लूड होगा, इसका 0 है तो नहीं होगा, साथ ही साथ करते जाओ दोनों को। चलिए 225, अरे यार अब निकालना पड़ेगा 225, चलो भैया निकाल लो, cos 225 माइनस साइन 225, चलो निकाल लेते हैं। तो ये कितना होगा, cos 180 प्लस 45 माइनस साइन 180 प्लस 45, तो cos 180 प्लस थीटा थर्ड में cos किसका होता है माइनस का, 180 है तो नो चेंज। थर्ड में गए, थर्ड में साइन किसका होता है नेगेटिव, तो क्या हो गया प्लस हो गया, साइन 45, 0 आ गया भाई साहब, कितना आ गया 0, 0 है तो ये तो इंक्लूड कर दो, इसे एक्सक्लूड कर दो, ये चीज़ें हैं छोटी छोटी। अब आ जाए 2π, तो देख लो भैया 2π के लिए हमने ये लगाया था, जब ये घूम के वापस आएगा, ठीक है, तो साइन 360 क्या हो गया 0, और कॉस कितना हो गया 1, तो कॉस 1 और ये आंसर कितना आया 1, तो इसमें भी इंक्लूड होगा, इसमें भी इंक्लूड होगा, क्योंकि 1 है ना, इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि इंक्रीजिंग की वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी है, तो 1 तो दोनों में आएगा ना, क्या होगा नमन मित्तल, ठीक। अब आ जाओ डिक्रीजिंग में, अब डिक्रीजिंग देखो, π/4 रखने पे आंसर क्या आ रहा था याद है, 0 आ रहा था, और 5π/4 रखने पे कितना आ रहा था 0 आ रहा था, तो ये भैया ठीक है, दोनों को इंक्लूड कर दो, यहाँ दोनों को एक्सक्लूड कर दो, ख़त्म एग्जाम्पल। इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग का चक्कर समझ लो बस, 11th क्लास का है सब जो भी है।